Good morning, students. So, today we are going to discuss and revise chapter Heredity and Evolution. In that, heredity portion is coming in your class 10th CBSE. So, for class 10th, you have to study just heredity portion and evolution is deducted from the Evolution is deducted from the old syllabus and revised syllabus is only having heredity portion. So we are going to revise that only. So what is heredity? Firstly, you should be very clear with the definitions of few definitions and terminology which you are going to again and again come up with or face these terminologies when you will study heredity. So आपको ये बहुत क्लियर होनी चाहिए डेफिनेशन. तो हेरिडिटी क्या होती है? व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी में का मतलब होता है पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स, प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स from parents to offsprings, from parents to offsprings. So this heredity is only known as inheritance. Heredity is also called as inheritance. So heredity and inheritance are one of the same thing, in which that means the process of passing of characters from parents to offsprings. This is very simple to understand. Okay. Now, we all know that one organism reproduces and it begets children or सो डेफिनेशन हमें समझ में आ गई कि पासिंग ऑफ कैरेक्टर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. अब हम इसका आगे इसको दूसरा वर्ड भी बोलते हैं इनहेरिटेंस. ठीक है, कैसे होता है ये, हाउ इट अकर्स. सो व्हाट इज द थिंग दैट इज कोडिंग फॉर द कैरेक्टर्स. सेल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है और किसके थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है. ठीक है, हमें पता है कभी हम किसी अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो कोई हमें ऐसे बोलता है कि आप तो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गए हो, या आप अपने पापा से आपकी आंखें मिलती हैं. तो कोई कोई फीचर्स हमारे हमारे किसी एक पेरेंट से आते हैं, दूसरे पेरेंट्स से आते हैं, तो हमें उनके जीन्स के थ्रू आए हैं. ठीक है, उनके डीएनए के थ्रू आए हैं कैरेक्टर्स. तो ऐसा कौन सी चीज है जो कैरेक्टर्स को पास करती है? सो व्हाट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ? सो डीएनए. डीएनए और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये मॉलिक्यूल, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. So deoxyribonucleic acid is the full form of the DNA and कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये भी हमें पता होना चाहिए. तो DNA आपने 9th में पढ़ा है, सेल वाला चैप्टर था, सेल द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में. हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, बट हम जनरली बात कर रहे हैं तो हम यूकैरियोटिक सेल की न्यूक्लियस की बात करेंगे. तो डीएनए इज इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल and in which form? DNA is in the form of chromosomes. And for particular species of organism, a particular type of organisms, the chromosome number is fixed. What is chromosome? Chromosome, I told you, chromosomes are the condensed DNA. Condensed
DNA with some proteins, DNA and proteins, उससे आपका क्रोमोसोम बना। और हर क्रोमोसोम हर स्पीशीज में स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में हमें पता है ह्यूमंस में हर सेल में डिप्लॉइड सेल्स हैं, हमारे बॉडी सेल्स जो हैं डिप्लॉइड, मतलब हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं दैट आर इन पेयर्स। So we have how many pairs? Anyone want to answer? We have how many pair of chromosomes? Humans have how many pair of chromosomes? If you want to answer, you can give me answer. Unmute yourself and you can tell me fast. What is the number of pair of chromosomes present in humans? Yes, Ujjwal is saying 23 pairs. Good. So in diploid organism, 23 pairs of chromosomes are there. So when the organisms want to reproduce, the organism, अब आपको पता है कि डीएनए कहाँ मिलता है, क्रोमोसोम कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता है। तो अब जब ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करना है तो एक इसमें पेरेंट जो होगा, पेरेंट जनरेशन होगी, तो पेरेंट में एक पेरेंट होगा मेल पेरेंट, एक होगा फीमेल पेरेंट। बिकॉज हमें पता है कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में टू अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स होते हैं। तो मेल पेरेंट विल गिव इट्स ओन गैमेट, तो पेरेंट जनरेशन क्या बनाएगी, गैमेट बनाएगी, दे विल मेक गैमेट। एंड गैमेट क्या होते हैं, दे आर सेक्स सेल्स, सो इन देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो मेल की टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, तो हेयर फ्रॉम हेयर स्पर्म विल कम, फीमेल पेरेंट विल मेक आल्सो गैमेट, egg. Okay, so I am telling you how the heredity is passed. Okay, so this is the flow chart. You can also draw. If question comes, what is heredity? Define heredity and how it passes from parents to offspring. So what is its mechanism? So you will write parent generation male or female है, गैमेट बना है sperm और egg। गैमेट का आप ऐसा शेप भी बना सकते हो, हेड होता है, टेल होती है स्पर्म की और एग राउंड है, ठीक है, साइज में बड़ा है। देन इनके अंदर अपना अपना न्यूक्लियस है, इनका डीएनए है दोनों के अंदर, ठीक है। अब नाउ व्हाट विल हैपन, फर्टिलाइजेशन विल हैपन, द नेक्स्ट स्टेप विल बी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन, सिंपल। Bio becomes very easy if you know and understand the meaning of the terms. So fertilization means fusion of gametes, simple. So these two will fuse and will form a cell called as zygote. The first cell of any organism is zygote, which is formed after the fusion of the gametes. तो zygote बन गया। अब ये आपका जो ऑफस्प्रिंग है वो है, तो ऑफस्प्रिंग का फर्स्ट सेल है zygote, ऑफस्प्रिंग का फर्स्ट सेल कह सकते, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट सेल है, दिस विल अंडरगो मल्टीप्लिकेशन। अब ये डिविजन्स करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा। माइटोटिकली मींस क्रोमोसोम नंबर इसके कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे जाइगोट में 23 पेयर्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म में सिर्फ 23 होते हैं, एग में भी सिर्फ 23 होते हैं, हाफ हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। बिकॉज मेल और फीमेल अपने जो गैमेट्स देती है उनमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों में। बिकॉज यहाँ पे जो हुई है मियोसिस नाम की डिवीजन होती है, मियोसिस ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या किया जाता है, हाफ किया जाता है। तो मेल पेरेंट में 23 पेयर थे, ठीक है, उनके हर सेल में 23 पेयर थे, और इधर भी फीमेल में 23 पेयर थे क्रोमोसोम के। बट जब उन्होंने गैमेट बनाए तो हाफ हो गए, मेल पेरेंट से स्पर्म में 23 आ गए, और एग में भी कितने आ गए मियोसिस के बाद, फीमेल पेरेंट के एग में भी 23 आ गए, दोनों में 23 आ गए। और फिर जब इन्होंने फ्यूजन किया तो वही कांस्टेंट नंबर 23 पेयर का नंबर क्या आ गया, 23 पेयर का नंबर रीस्टोर हो गया, ठीक है। जैसे कि हम कभी कंप्यूटर से कुछ डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है, तो रिसाइकिल बिन में हम अगर रीस्टोर दबा दें तो वापस जहां से डिलीट किया था वहीं आ जाता है। ऐसे ही क्रोमोसोम का हिसाब है कि यहाँ से मेल पेरेंट ने अपनी डिप्लॉइड सेट को हाफ किया,
हैप्लॉइड किया स्पर्म में 23, एग में भी हाफ किया 23, दोनों पेरेंट का जब 23 फ्यूज हुआ तो इट रीस्टोर्स टू द ओरिजिनल ह्यूमन के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस तरीके से हेरिडिटी पासेस। इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द हाउ द ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर इज रीस्टोर्ड। ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे रीस्टोर किया जाता है, उसके लिए भी अगर आप ये फ्लो चार्ट बना दोगे तो आप समझा सकते हो कि whenever any parent or human makes their gamete, they halve their chromosome number in the sperm by the cell division known as meiosis. Meiosis word याद करना जरूरी है। So meiosis, M-E-I-O-S-I-S. So meiosis is the type of cell division that halves the chromosome number in the we can say daughter cells. मियोसिस में पेरेंट सेल से डॉटर सेल जब बनाए, स्पर्म जब बनाए मेल से तो 23 कर दिया, फीमेल ने जब एग बनाया तो 23 कर दिए क्रोमोसोम, और फिर जब उन दोनों की फ्यूजन हुई तो 23 पेयर हो गए। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर किया जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये फ्लो चार्ट सबको क्लियर है? Is it clear to everyone? You can write or you can unmute and tell me. Yes, it is clear now. मैं बता रही थी कि फर्टिलाइजेशन पे जाइगोट बनता है। आप देख रहे हो लास्ट स्टेप में जाइगोट बन रहा है। फिर जाइगोट के बाद माइटोटिकली डिवाइड करता है। जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली। तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम का हुआ, फ्यूजन हुआ, माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो एक बॉल ऑफ सेल्स बनाएगा। ठीक है, तो एक बॉल ऑफ सेल्स बनाएगा। एक सेल दो सेल बनाएगा, 2 सेल 4 सेल बनाएगा, 4 सेल 8 सेल बनाएगा, 8 सेल 16 सेल बनाएंगे। तो इस तरीके से एक मलबरी जैसी बॉल बन जाएगी। ठीक है, जैसे सहतूत होता है, सहतूत गुच्छेदार होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिर यहाँ पर जो बॉल बनी है माइटोटिकली, इसमें सब में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोसिस मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। मियोसिस क्या है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है मियोसिस के बारे में कि मियोसिस इज द सेल डिवीजन दैट हाफ्स द क्रोमोसोम नंबर, नथिंग एल्स। You have to remember, you just have to remember and write that it is a cell division that halves the chromosome number. It is a cell division, okay, that halves the chromosome number. Track of parent cell, किसका क्रोमोसोम नंबर हाफ कर रही है, पेरेंट सेल का, एंड इनटू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो पेरेंट सेल में कितने भी क्रोमोसोम नंबर हो पर उसको हाफ कर देना डॉटर सेल्स में, दैट इज मियोसिस। दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज मियोसिस डिवीजन। ये सिंपल उसकी डेफिनेशन हो गई। इसका तो स्टेजेस भी हैं, इसकी ये लंबी प्रोसेस होती है और स्टेप्स में होती है। मियोसिस 1 भी, मियोसिस 2 भी, 11th में आप पढ़ोगे, वो आपको अभी नहीं पढ़ना, ना ही आपको समझना, बस ये समझना है कि इसका मीनिंग क्या है और ये कहाँ काम आ रही है। तो ये कहाँ काम आ रही है, जब पेरेंट्स अपने क्रोमोसोम नंबर हाफ कर रहे हैं यानी गैमेट बना रहे हैं, when they are sexually reproducing, they are making their gamete, then in their sex cells, टेस्टिस में सिर्फ होती है मियोसिस क्योंकि वहां पर स्पर्म मदर सेल से स्पर्म बनते हैं। ओवरीज में भी सिर्फ मियोसिस होती है क्योंकि वहां पे भी ओवम मदर सेल से ओवा बनता है। बाकी सारे बॉडी सेल्स में, आईज में नया रेटिना बनाना हो, नई कॉर्निया बनानी हो, स्किन में और मसल्स में, कहीं पे भी कोई नए सेल्स बन रहे हैं, हर दिन बनते रहते हैं बहुत सारे सेल्स, वहां पे सब जगह माइटोसिस होती है। ठीक है, तो सिर्फ सेक्स सेल्स को छोड़कर बाकी सब में माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस क्या है, माइटोटिकली डिवाइड करना है यानी डिवाइडिंग डिवीजन इज टेकिंग प्लेस इज माइटोसिस। तो जाइगोट, जैसे जाइगोट बना फिर उसके बाद वो मियोसिस नहीं करेगा, उसके बाद वो जनरल बॉडी सेल बन गया जाइगोट, पहला बॉडी सेल। तो अब वो माइटोसिस करेगा जिसमें वो मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर, वो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहेगा, मेंटेन्स 23 पेयर, हर डॉटर सेल में 23 पेयर ही मेंटेन रहेंगे, वो माइटोसिस करेगा। तो ये एक बॉल जैसा सेल बनेगा जिसको बोलेंगे एम्ब्रियो,
इस सेल को बोला जाता है एम्ब्रियो। ये डेवलपिंग स्टेज है, जाइगोट से छोटा सा मलबरी जैसा एम्ब्रियो बनता है फीमेल के अंदर ही, और फिर वो यूट्रस से अटैच हो जाता है थ्रू प्लासेंटा। ठीक है, ये आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है। और फिर वो डेवलप होता है 9 मंथ के लिए, और जेस्टेशन पीरियड इसे बोलते हैं, और फिर देन डिलीवर हो जाती है आफ्टर 9 मंथ। सो दैट्स हाउ द कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आ जाते हैं। सो दिस इज क्लियर, till here it is clear how the characters are passing? Tell me, any doubt you are having, or it is clear to you? No ma'am. Okay, so now we will come to the next terminology. What is the next terminology? What is gene? ठीक है, अब हमने देख लिया कैरेक्टर्स कैसे पास हो रहे हैं, तो जीन क्या है, व्हाट इज जीन? तो हमने देखा कि क्रोमोसोम पेयर है हमारे अंदर, 23 पेयर्स हैं। तो वो कैसे, मैंने बताया क्रोमोसोम क्या कंडेंस्ड क्या है, आपके डीएनए है, डीएनए और प्रोटीन का कंडेंसेशन है, पेयर में रहता है। तो मैंने यहाँ पे पेयर बनाया क्रोमोसोम का। ठीक है, इसके अंदर डीएनए रहता है सुपर कॉइल्ड होकर, बहुत सारे डीएनए इसके अंदर सुपर कॉइल्ड रहता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, लगभग 2.2 मीटर्स का डीएनए का थ्रेड अगर हम उसे निकालें अलग से सेल के न्यूक्लियस से, तो इतना लंबा थ्रेड होता है, पर वो एक नैनोमीटर साइज के न्यूक्लियस के अंदर रहता है। क्यों रह पाता है? बिकॉज ऑफ द सुपर कॉइलिंग। तो वो सुपर कॉइल होके इसके अंदर डीएनए रहता है क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है क्रोमोसोम्स ही आपके क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम में डीएनए है, और जीन डीएनए का एक सेगमेंट है। जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये डीएनए है, डीएनए का शेप ट्विस्टेड हेलिकल लाइक होता है। तो ये डीएनए थ्रेड है, इसके अंदर ऐसे बेस पेयरिंग्स होती हैं, पेयर जैसे केमिकल बॉन्डिंग होती है, वैसे दो स्ट्रैंड्स में डीएनए के 5' to 3', एक स्ट्रैंड 5' to 3' होता है, दूसरा अपोजिट में होता है, 3' के सामने 5' to 3' होता है। तो ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, और डीएनए इसका एक सेगमेंट होता है, कोई सा भी एक सेगमेंट उठा लो, जीन उसका एक सेगमेंट, डीएनए का कोई भी एक सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट दैट इज कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो इस डीएनए में कई सारी जीन्स हो सकती हैं, एक क्रोमोसोम में कई सारी जीन्स हो सकती हैं, पर अगर उसमें से एक पार्ट हमने उठाया, इफ तो वी गेट अ जीन। So what is gene? How we will define it? Segment of DNA that codes or controls a character. Codes or controls any character. कोई एक कैरेक्टर को जो कंट्रोल कर रहा है सेगमेंट डीएनए का, वो जीन कहलाती है, दैट इज कॉल्ड जीन। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ जीन क्या है, कहाँ पे है, किसको बोलते हैं जीन? क्लियर हो गया व्हाट इज जीन? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है। तो अब अभी आप देख रहे हो कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम है। ठीक है, तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, तो इसमें भी ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे इस वाले पे जो भी जीन होगी, सेम जीन इस वाले पे भी होगी, क्योंकि पेयर में हमारे सारे क्रोमोसोम, एक हमें एक सेट हमारे फादर से मिला, एक सेट मदर से मिला है। तो जीन्स जो होती है वो हमेशा डबल में पाई जाती है। डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में 2 फॉर्म्स ऑफ सिंगल जीन इज फाउंड। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी आपकी यहीं से आती है कि एलील्स। व्हाट इज एलील? तो एलील क्या होती है? एलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंगल जीन। ठीक है, सो द क्रोमोसोम नंबर 1 विल हैव, each chromosome will have, if this is having capital A, for suppose हम अगर जीन सेगमेंट को कैपिटल A से मार्क कर रहे हैं, तो इस पे भी अगर कैपिटल A है तो इस तरह से हो सकता है, सेम जीन्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं दोनों क्रोमोसोम पे, जिनका मतलब सीक्वेंस सेम हो, तो हम बोल देंगे सेम जीन है। या तो ऐसा हो सकता है एक पे कैपिटल A जीन है, दूसरे पे स्मॉल a जीन है,
ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट फॉर्म मिल रही है, दूसरे क्रोमोसोम पे डिफरेंट फॉर्म मिल रही है उसी जीन की। या ऐसा हो सकता है कि डबल स्मॉल ए, ठीक है, डबल स्मॉल ए हो सकता है। तो ये सब कंडीशंस हो सकती हैं आपके जीन्स की। सो हम यहाँ पर जीन के टू स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स, टू स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स को एलील्स कहते हैं। फॉर्म्स आर कॉल्ड एलील्स। ठीक है, तो एलील की डेफिनेशन आएगी तो आपको यही लिखनी है, एलील्स आर द टू स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एनी इंडिविजुअल्स। ठीक है, बट कॉम्बिनेशन में किसी भी इंडिविजुअल में कुछ भी हो सकती हैं एलील्स, सेम एलील्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट एलील्स भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे उसका कैरेक्टर डिसाइड होगा। तो एलील आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज एलील। एलील एक ही जीन की फॉर्म्स है, फॉर्म्स और स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स और वेरिएंट्स ऑफ सिंगल जीन की वेरिएशंस है। क्लियर हुआ एलील्स क्या है, व्हाट आर एलील्स? क्लियर हुआ आपको? यहां तक क्लियर हुआ? टेल मी। यस मैम। यस मैम। तो अब हम देखेंगे इसी का जो फॉर्म है, जो मैंने बताया डिफरेंट क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन। और एलील की कॉम्बिनेशन जो भी होगी उसको जीनोटाइप बोला जाता है। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है एलील के बाद, जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जीनोटाइप को क्या डिफाइन करते हैं? इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द genetic combination, it is genetic combination of alleles found in individual। किसी भी इंडिविजुअल में कौन सी एलील मिल रही है किसी कैरेक्टर के लिए, तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप ऑफ दैट इंडिविजुअल, उसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप कहलाता है। एलील्स फाउंड इन एन इंडिविजुअल फॉर एनी कैरेक्टर, एलील्स मिलेंगी तो किसी कैरेक्टर को भी कोड करेंगी, तो फॉर एनी कैरेक्टर होगा, इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप, उसी को इसको जीनोटाइप बोला जाता है, इज कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है, तो जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन एलील्स का किसी भी इंडिविजुअल में मिले, किसी भी कैरेक्टर के लिए अगर हम पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जीनोटाइप लिखते हैं तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है जीनोटाइप ऑफ दैट इंडिविजुअल। क्लियर हुआ जीनोटाइप क्या है, व्हाट इज जीनोटाइप, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टॉल इंडिविजुअल हाइट है, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है। तो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो मेंडल ने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए थे। पीस शेप, पीस का मटर के दाने का शेप, उसका कलर, उसके फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, स्टेम की हाइट, तो ये 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए थे, जिसमें से हाइट उसने, अगर मान लो फॉर सपोज हम जीनोटाइप लिखना चाहते हैं, हाइट के कितने जीनोटाइप हो सकते हैं, तो हमें पता है हाइट के 2 एलील्स हैं, हाइट के 2 वेरिएशन फॉर्म्स हैं, एक टॉलनेस है, हाइट या तो टॉल होगा प्लांट या तो ड्वार्फ, ड्वार्फ बोलो या तो शॉर्ट बोलो। ठीक है, दोनों मीनिंग सेम है। तो हम जब भी जीनोटाइप लिखते हैं, जेनेटिक कॉम्पोजिशन लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर यूज करते हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है टॉल, टॉल और ड्वार्फ में से हाइट का जो कैरेक्टर है उसके 2 ट्रेट्स है, ये फिजिकल डिफरेंट फॉर्म्स ट्रेट्स कहलाते हैं। तो हाइट तो कैरेक्टर है, लेंथ प्लांट की कैरेक्टर है, उसका एक फॉर्म है प्लांट का, पर वो हाइट कितनी है, उसमें कैसे फिजिकली एक्सप्रेस हो रही है, लंबी है या छोटी है लेंथ, वो उसकी ट्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेट्स। तो इनका मीनिंग ट्रेट है। तो height character has 2 traits, tall and dwarf, out of which tall is a dominant trait, tall एक dominant trait है। तो उसी के पहले लेटर से हम लोग एलील लिखते हैं, तो हम टॉलनेस की एलील को लिखते हैं कैपिटल T,
और डॉर्फनेस भी एलील को लिखते हैं उसी के ही स्मॉल लेटर से, स्मॉल अल्फाबेट से। तो हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं डॉर्फनेस, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टॉलनेस। यहाँ तक क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग एलील को रिप्रेजेंट करेंगे? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ हम जीनोटाइप लिखेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स? किसी भी प्लांट में कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल? अब जैसे मान लो टॉल है प्लांट, तो टॉल इंडिविजुअल के देयर विल बी टू टाइप, टू डिफरेंट जीनोटाइप की वजह से वो टॉल हो सकता है। कैसे? पहला होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल। प्लांट होमोजाइगस टॉल हो सकता है। होमोजाइगस मींस, होमो मींस सेम और जाइगस मींस रिलेटेड टू जाइगोट में, यानी जीन की क्या कॉम्बिनेशन है। सेम एलील्स, जब सेम एलील्स होंगी, दोनों एलील्स सेम होंगी और वो प्लांट भी टॉल है, तो कौन सी सेम होंगी? क्या बनेगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो ये इसका क्या बन जाएगा? होमोजाइगस टॉल का जीनो। तो होमोजाइगस टॉल का जीनोटाइप एक तो हो सकता है होमोजाइगस टॉल, दूसरा हो सकता है हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल। प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल भी हो सकता है। हेटेरोजाइगस टॉल मतलब हेटेरो कहीं में भी वर्ड आएगा मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट एलील्स, तो डिफरेंट एलील्स है, दोनों एलील्स मतलब डिफरेंट है, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो इस वजह से भी प्लांट टॉल बनता है, मतलब उसमें एक एटलीस्ट एक तो कैपिटल, एक तो डोमिनेंट एलील है, तो इस वजह से वो ही एक्सप्रेस कर रही है, उसने स्मॉल वाली की एक्सप्रेशन को मास्क किया है, उसने कंप्लीट ग्रोथ हार्मोन बनाया, प्लांट टॉल हुआ है। उसके बाद आता है नेक्स्ट तरीके का प्लांट जो कि इसके अपोजिट कैरेक्टर ट्रेट को शो करेगा, यानी डॉर्फ प्लांट। तो डॉर्फ प्लांट में, डॉर्फ प्लांट में एक ही केस हो सकता है, क्योंकि आपको पता है सिंगल डोमिनेंट एलील सिंगल होने से भी क्या करती है, एक्सप्रेस होती है, तो इस वजह से इसमें डॉर्फ होने के लिए प्लांट को, यानी कि रिसेसिव ट्रेट शो करने के लिए प्लांट पे कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब तक उसकी दोनों एलील्स रिसेसिव नहीं होंगी, जब तक वो रिसेसिव ट्रेट शो नहीं कर सकता। तो डॉर्फ के लिए ये एक रिसेसिव ट्रेट है, वो रिसेसिव प्लांट छोटा है, तो यानी उसकी दोनों एलील्स क्या है, स्मॉल वाली है, ये डबल रिसेसिव प्लांट है, तो इसमें हो जाएगा होमोजाइगस डॉर्फ, होमोजाइगस। तो ये जीनोटाइप हो जाएगा डॉर्फ प्लांट का। यहाँ तक क्लियर हो गया जीनोटाइप्स कैसे लिखते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए या किसी भी ट्रेट के लिए, हाउ यू राइट जीनोटाइप्स? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब मैं आपको जीनोटाइप्स बता रही थी, तो ये जीनोटाइप है स्मॉल टी, तो इसका फिनोटाइप क्या है? व्हाट इज द फिनोटाइप? इसी से रिलेटेड टर्म होती है फिनोटाइप। जीनोटाइप अगर स्मॉल टी है, तो इस प्लांट का फिनोटाइप क्या है? व्हाट इज द फिनोटाइप? टेल मी, व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ स्मॉल टी प्लांट? अगर किसी प्लांट में स्मॉल टी जेनेटिक कॉम्पोजिशन है हाइट के लिए, उसकी दोनों एलील स्मॉल टी हैं, तो प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा? किसको पता है ये? Ma'am, dwarf, short. ड्वार्फ प्लांट होगा, शॉर्ट प्लांट होगा। तो दक्ष, मतलब इसका फिनोटाइप का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोटाइप? Ma'am, physical appearance. फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट। तो फिनोटाइप इज स्मॉल टी का फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप मींस फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि हर जीन की वजह से अपीयरेंस तो आएगा ही, इसीलिए हम हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, हमको कैरेक्टर का ट्रांसमिशन देखना है कैसे होता है। तो फिनोटाइप क्या बना इसका? जैसे बताया डॉर्फ बना, क्या बना? डॉर्फ बना। तो इसी वजह से हमें फिनोटाइप टर्म भी क्लियर हो गई कि फिनोटाइप क्या होती है।
फिजिकल अपीयरेंस होती है, ठीक है। अब बताओ येलो सीड का जीनोटाइप भी बताओ और फिनोटाइप भी बताओ, और हर बच्चे को मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगी, 4 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप पूछूंगी, मुझे बताना है, अलग अलग बच्चे को अलग अलग जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना है, ठीक है। येलो सीड का जीनोटाइप भी येलो तो है ही, मैंने फिनोटाइप बता दिया, येलो सीड है, चलो मैंने बताया है येलो सीड। अब मुझे इसका जीनोटाइप बताओ, एक तरफ मैं लिख देती हूँ फिनोटाइप, एक तरफ मैं लिख देती हूँ जीनोटाइप, ठीक है। यहाँ फिनोटाइप है, यहाँ जीनोटाइप है, किसी का जीनोटाइप लिखूंगी तो उसका फिनोटाइप बताना, ठीक है। अब येलो सीड का जीनोटाइप बताओ, who will tell me yellow seed genotype? फास्ट, इतनी देर नहीं मैम लगी। मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया तो बेटा येलो सीड एक मैम मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया तो कैन यू लिखा मुझे, एलिब्रेट दिस? येलो सीड इज फिनोटाइप आई हैव रिटन येलो, यस मैम। ठीक है। तो उसका मुझे जीनोटाइप चाहिए। अभी भी मैंने आपको क्या समझाया, टॉल टॉल प्लांट, टॉल प्लांट समझाया ना, और टॉल प्लांट के जीनोटाइप बताए कि 2 हो सकते यस हैं, मैम। कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ येलो सीड का जीनोटाइप क्या होगा? मैम येलो लेटर्स में लिखते हैं जीनोटाइप, लेटर्स, कौन सा लेटर यूज करेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करते हैं। यस मैम। हाँ, कौन सा पहला इंग्लिश अल्फाबेट यूज होगा? टॉल में क्या यूज हुआ है? मैम टी। तो येलो में क्या यूज होगा? मैम वाई। तो फिर कितनी देर लग रही है? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई यूज होगा। तो मुझे बताओ कौन सा क्या जीनोटाइप बनेगा? मैम वाई 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 कैपिटल वाई बोलो, वाई वाई मैम कैपिटल वाई। ठीक है। और दूसरा? मैम कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये दोनों की वजह से येलो सीड हो सकता है, क्योंकि येलो का अपोजिट ग्रीन सीड होता है, पर येलो में येलो डोमिनेंट है, इसीलिए येलो के ही कह सकते हैं पहले लेटर को यूज किया जाएगा। दूसरा सीड कलर क्या है? ग्रीन है, ठीक है, दूसरा सीड कलर ग्रीन है, येलो का अपोजिट रिसेसिव सीड कलर ग्रीन है। तो अब मुझे ग्रीन के जीनोटाइप बताओ, ग्रीन सीड के जीनोटाइप क्या होंगे? मैम स्मॉल येलो। स्मॉल येलो क्या होता है? मैंने बोला लेटर यूज करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर यूज करते हैं। स्मॉल येलो क्या होगा? क्या यूज करेंगे? स्मॉल, विच लेटर वी विल यूज? चुप मत हो जाया करो, बोला करो, जी। विच लेटर वी विल यूज? मैम स्मॉल वाई। तो फिर बहुत धीरे धीरे बहुत टाइम लगाते हैं। तो एक ही कंडीशन हो सकती है, ग्रीन सीड जब दोनों स्मॉल वाई होंगे तभी ग्रीन हो सकता है, अदरवाइज अगर एक भी कैपिटल हो गया तो येलो हो जाएगा, क्योंकि येलो इज द डोमिनेंट एलील। अगर वो सिंगल होती है तब भी एक्सप्रेस करती है, डबल होती है तब भी एक्सप्रेस करती है, इट विल एक्सप्रेस एनी कंडीशन। कोई भी जीनोटाइप में इफ कैपिटल लेटर्स आर फाउंड, दैट मीन्स वो डोमिनेंट एलील उसके अंदर है, तो इट विल एक्सप्रेस। और रिसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो ग्रीन सीड का बनेगा स्मॉल वाई, ठीक है। अब वॉयलेट फ्लावर, वॉयलेट फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा? व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ वॉयलेट फ्लावर? वॉयलेट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, वॉयलेट डोमिनेंट मैम कैरेक्टर है, इसका जीनोटाइप क्या बनेगा? कोई कैपिटल। और बच्चा ट्राई करना चाहता है? Also give other student should also give answer, irrespective wrong goes it is correct or wrong, don't worry about that, but give answers. What is the genotype of violet? Fast, jaldi, मैं हाँ मैम क्या? कैपिटल वी। कैपिटल भी कैपिटल तुम ही बताओगे बस, बाकी तो कोई बताएगा नहीं।
और दूसरा मैम कैपिटल वी स्मॉल वी। हाँ मैम कैपिटल बाकी वी और क्या सो स्मॉल रहे वी। हैं? असिका, मिलन, रिया, तुम नहीं बताओगी? गर्ल्स नहीं बताएंगे कुछ भी? अब नेक्स्ट वाला गर्ल्स ही बताएंगी। ठीक है, बताओ। वॉयलेट का अपोजिट होता है, गर्ल्स में से बताना है। वॉयलेट का अपोजिट व्हाइट फ्लावर होता है। व्हाइट फ्लावर, तो व्हाइट फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा? अगर कैपिटल वी आपका वॉयलेट को शो कर रहा है तो व्हाइट को कौन सा शो करेगा? मिलन, प्रिया, असिका, बताओ मुझे। व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ व्हाइट फ्लावर? फास्ट, कोई भी बता सकता है आप तीनों में से। यहाँ पे वॉयलेट का लिखा ही हुआ है, ठीक है। वॉयलेट फ्लावर का लिखा है कैपिटल वी, या तो एक कैपिटल वी एक स्मॉल वी, तब भी फ्लावर क्या होता है? वॉयलेट होता है। अब ऐसे ही एलील की कॉम्पोजिशन मुझे व्हाइट फ्लावर के लिए बताओ। व्हाइट फ्लावर के लिए क्या होगी? कौन सी कंडीशन में फ्लावर पीस का व्हाइट होता है? जीनोटाइप क्या होगा? व्हाइट वॉयलेट का अपोजिट ट्रेट है, ये भी याद रखना। व्हाइट इज द रिसेसिव ट्रेट ऑफ वॉयलेट फ्लावर। तो इसको कैसे दिखाएंगे? यस असिका, टेल मी, अनम्यूट करो और टेल मी द आंसर। व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ व्हाइट? जल्दी बोलो, इतनी देर में तुम क्लास में होते ना एक एक थप्पड़ जड़ देती मैं सबके, अगर तुम आंसर नहीं देते तो। ऑनलाइन तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ।